हेलो एवरीवन, आई एम हानिया हांडा और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास 8 का कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, व्हाट अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। और अब हम इसे देखेंगे कि कैसे उसके लिए एक्ट हुए, क्या उसे मतलब मार्जिनलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए कौन से लॉज बने, पॉलिसीज़ बनी। In previous chapters, we read about two different groups and their experiences of inequality and discrimination. इससे पहले जो हमने टू ग्रुप्स पढ़े थे वो कौन कौन से थे? एक तो दलित्स थे और दूसरे कौन थे? आदिवासीज। आदिवासीज के साथ एक और भी थे, वो थे मुस्लिम्स। इन तीनों को माइनॉरिटीज़ कह सकते हो या फिर मार्जिनलाइज ग्रुप भी कह सकते हो। दो पावरलेस सच ग्रुप्स हैव फॉट, प्रोटेस्टेड और स्ट्रगल भी कर रखा है इन्होंने, क्योंकि ये एक्सक्लूड या फिर डोमिनेट होते थे अदर ग्रुप या मेजॉरिटी ग्रुप से। और अब दे हैव अटेम्प्ट टू ओवरकम दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन से बाहर आने के लिए उन्होंने स्ट्रैटेजीज बनाई इन देयर लॉन्ग हिस्ट्री। रिलीजियस सोलेस, armed struggle, self improvement, education, economic upliftment. There appears to be no one way of doing things. ठीक है। अब इन ऑल केसेस उन्हें द चॉइस ऑफ स्ट्रगल हैज़ डिपेंडेड ऑन देयर सर्कमस्टेंसेस। अब हर एक उसमें उनके पास कोई चॉइस तो थी नहीं, तो उनका स्ट्रगल किस पे डिपेंड करता था? देयर सर्कमस्टेंसेस। अब इन दिस चैप्टर वी विल रीड कि इंडिविजुअल्स को कैसे चैलेंज मतलब चैलेंज एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़। आदिवासी के बारे में पढ़ेंगे, दलित्स, मुस्लिम्स एंड वुमेंस और अदर मार्जिनलाइज्ड कास्ट, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो मतलब डोमिनेट किए जाते थे दूसरे मेजॉरिटी ग्रुप से। अब उन्हें क्या मिलना चाहिए था? इन जैसे हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उन्हें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए थे और रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी, बट उनकी नहीं होती थी। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि वो कैसे उन्हें मतलब कन्फर्ट कैसे करा गया था और क्या लॉज बनाए गए थे, कौन से आर्टिकल थे, कौन से फंडामेंटल राइट बनाए गए थे। As a part of this, we will look at how rights were translated to the laws. जो राइट्स बनाए गए थे उन्हें किस में कन्वर्ट कर दिया था? लॉस में। क्यों? क्योंकि टू प्रोटेक्ट ग्रुप्स फ्रॉम कंटिन्यूड एक्सप्लॉयटेशन। अब we will also look at the government support efforts to formulate policies to promote the access to these groups to the development. अब हम देखते हैं इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन एज यू लर्नड कि हमने पहले चैप्टर में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स दैट मेक अ सोसाइटी और दैट मेक अ सोसाइटी एंड पोलाइटी डेमोक्रेटिक। ठीक है, मतलब डेमोक्रेटिक मीन्स हर एक ऐसे लॉज प्रोवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हम पे जो इक्वली सोसाइटी को पॉलिटी डेमोक्रेटिक बनाती है। मतलब डेमोक्रेटिक मीन्स कि सारे पीपल में इक्वल राइट्स होते हैं। ठीक है। They are defined in and through the list of fundamental rights that are important part of the constitution. ये बहुत important question है कि fundamental rights are the important part of the question. Okay, these rights are available to all Indians equally. As far as the marginalized group are concerned, they have drawn these rights into two ways. पहला उन्होंने क्या करा? insisting fundamental rights। ठीक है, दे फोर्स द गवर्नमेंट टू रिकग्नाइज द इनजस्टिस। अब क्या होता था? ये गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स तो बना देती थी, अब वो ये तो नहीं देखती ना कि वो प्रॉपरली वर्क हो रहे हैं। उनके साथ क्या होती थी? इनजस्टिस होती थी, राइट के होते बावजूद भी उनके साथ इनजस्टिस होती थी। अब इन्होंने सेकंड क्या करा था? दे हैव इंसिस्टेड दैट गवर्नमेंट इन्फोर्स दीज लॉज। In some instances, the struggle of marginalized have influenced the government for frame new laws. अब इन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट को फिर
के लॉज बनाओ। अब जब वो लॉज नहीं चलते तो ये कहते थे और नए लॉ बनाओ ताकि हमें और इक्वली ट्रीट किया जाए विद द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, किस स्पिरिट, विद द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब आर्टिकल 17 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये स्टेट करता है कि अनटचेबिलिटी है वो अबॉलिश्ड हो चुकी है। अबॉलिश्ड मीन्स ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये मतलब अनटचेबिलिटी तो होनी भी नहीं चाहिए। अगर ये होती है तो जैसे अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड हो गई थी ना, फिर उसके बाद क्या हुआ था, इसका मतलब कि नो वन कैन प्रिवेंट दलित्स फ्रॉम एजुकेटिंग देमसेल्स। कोई भी दलित को रोक नहीं सकता था कि वो अपनी एजुकेशन ना ले या फिर एंटर ना करे टेम्पल को या कोई पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज़ ना करे। पब्लिक फैसिलिटीज़ बेसिकली मीन्स कि जो प्लेसेस पब्लिक द्वारा बनाई गई हैं, जैसे पार्क्स और आप कह सकते हो ट्यूब वेल्स कह सकते हो, या फिर कोई कुएं से चल कुएं तो बहुत पुरानी हो गई, जो ऐसे हैंडपम्प्स लगे होते हैं जिससे आप पानी ले सकते हो, वहाँ पे दलित्स जा सकते हैं, मंदिर भी जा सकते हैं और कोई रोक भी नहीं सकता दलित्स को एजुकेटिंग देमसेल्स। ठीक है। It also means that it is wrong to practice untouchability। अब इसे क्या बोला गया है कि ये wrong है प्रैक्टिस करना अनटचेबिलिटी। दिस प्रैक्टिस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस भी करते हो ना तो आपको मतलब सज़ा मिल सकती है और वो गवर्नमेंट बताएगी, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक जैसे हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत रिलीजन है उसमें और सब रिलीजन को ऐसा सुपीरियर माना जाता है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे टॉलरेट नहीं होता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। इन फैक्ट अनटचेबिलिटी इज पनिशेबल क्राइम नाउ। अगर आप अनटचेबिलिटी करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी और मीन्स पनिशमेंट ही मिलेगी आपको। ठीक है। There are other sections in the Constitution that help to strengthen the argument against untouchability। ठीक है। जैसे आर्टिकल 15 ले लो आप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि कोई भी सिटीजन ऑफ द इंडिया डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता किसके बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ देयर बर्थ, जैसे कि आपने पढ़ा था क्लास 7th की बुक में। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, उस पर्सन से मतलब डिस्क्रिमिनेशन करना मतलब उस पर्सन को बिल्कुल ऐसे से बात ना करना, अपना माइंड बना लेना कि हाँ ये तो ऐसे हैं, मतलब ऊंच नीच नहीं होगी, जात पात नहीं होगा कि आप कौन से रिलीजन से हो, कौन से रेस से हो, कौन से कास्ट से हो, कौन से सेक्स से हो, या फिर कोई सा भी आपका बर्थ प्लेस ही क्यों ना हो। दिस हैज़ बीन यूज्ड बाय दलित्स। अब ये जो लॉज बने थे ना ये किसने यूज़ करे, दलित्स। क्यों? क्योंकि टू सीक इक्वालिटी। ठीक है। और ये बहुत हेल्प करते थे दलित्स को ऐसे सीख करने में इक्वालिटी। Therefore Dalits can invoke or drawn on a fundamental right or rights। ठीक है। वेयर दे फील कि उन्हें ऐसे बैडली ट्रीट करा है या फिर सम इंडिविजुअल या फिर उनके ऊपर या कोई कम्युनिटी भी, इवन द गवर्नमेंट। ठीक है। अब दे हैव, अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने अटेंशन ली गवर्नमेंट की और कॉन्स्टिट्यूशन की, और उन्हें डिमांड करी गवर्नमेंट को कि इन्हें जस्ट एंड डू जस्टिस टू देम, उन्हें जस्टिस ज़रूर मिलनी चाहिए। ठीक है। लाइकवाइज की अदर माइनॉरिटी ग्रुप ने अपने फंडामेंटल सेक्शन मतलब है उन्होंने क्या बनाया, फंडामेंटल राइट सेक्शन ऑन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने राइट टू फ्रीडम ऑफ एनी रिलीजन और कल्चरल एजुकेशन राइट्स। राइट टू फ्रीडम ऑफ एनी रिलीजन मतलब आप कोई से भी रिलीजन को मान सकते हो। जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स रहते हैं। अगर आपको रिलीजन चेंज करवाना है तो आपसे किसी से पूछना नहीं होगा। अगर आप दलित में हो, आपको कोई और रिलीजन में होना है और मतलब उस रिलीजन के लोग आपको मना कर रहे हैं कि इस रिलीजन में मत आओ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप उसमें जा सकते हो। या आपके पास राइट है कि आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो। अगर आपको अपने रिलीजन फॉलो करने में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने रिलीजन फॉलो अपने मतलब लोग बोलते हैं कि आप अपना रिलीजन मत फॉलो करो, हमारा रिलीजन करो। आप अपना भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई और चेंज भी करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो।
ठीक है। In the case of cultural and education rights or religious groups like the Muslims and Parsis have उनको क्या मिला है, right to the guardians of the content of their culture। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने रिलीजन को कैसे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाय ग्रांटिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चरल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा कि इंश्योर करा कल्चरल जस्टिस टू दीज ग्रुप्स। मतलब ये क्या करते हैं, मार्जिनलाइज ग्रुप्स को वो आराम से सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, ठीक है। दी कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा करा क्यों, सो कि कल्चर और दीज ग्रुप मतलब कल्चर ऑफ दीज ग्रुप्स डू नॉट गेट डोमिनेटेड, मतलब उन पे मतलब मेजॉरिटी से डोमिनेट ना हो जाए, वो मेजॉरिटी में डोमिनेट ना कर दे, इसलिए उन्होंने ये लॉज बनाए, ठीक है। लॉज ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, जैसे आपने ये ये एक पोएम बताई गई है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि गवर्नमेंट मेक लॉज टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स, ठीक है। अब ये सिर्फ एक ऐसा वे नहीं है कि मतलब ये एक एक्शन करने का वे नहीं है। अब इन्होंने एक स्पेसिफिक लॉज और पॉलिसी बना रखी है मार्जिनलाइज लोगों के लिए इन हर कंट्री, सिर्फ स्पेशली मार्जिनलाइज लोगों के लिए, ठीक है। अब ये पॉलिसीज और स्कीम्स आर इमर्ज थ्रू अदर मीन्स लाइक सेटिंग अप कम्युनिटी और अंडरटेकिंग अ सर्वे एक्सेट्रा। अब जो गवर्नमेंट होती है देन मेक्स अ एफर्ट टू प्रमोट सच पॉलिसीज इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू स्पेसिफिक ग्रुप्स। अब इस पैराग्राफ का पूरा मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज और स्कीम तो बनाई है कि मार्जिनलाइज पीपल के लिए, जैसे दलित्स हो गए, मुस्लिम्स हो गए, वुमेन्स हो गई और आदिवासीज हो गए, इनके लिए। अब ये क्या होता है, इन्होंने एक एफर्ट लगाया है कि प्रमोट दीज पॉलिसीज सो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिले इन स्पेसिफिक ग्रुप्स को, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, सर्वे लेते हैं। सर्वे मतलब अगर आप एक दलित हो या आदिवासी हो या कोई भी मार्जिनलाइज ग्रुप के हो तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है, उससे आपकी एक मतलब जैसे आप जानते हैं ना रिजर्वेशन होती है या फिर उन्हें स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ऐसे ग्रुप्स को, ठीक है। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एज अ पार्ट ऑफ देयर एफर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन बोथ state and central government create specific schemes for implementation in tribal areas or in the areas that have high Dalit population। अब ये स्कीम्स कहाँ बनाते हैं, जहाँ पे दलित पॉपुलेशन क्या होती है, हाई, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा है फ्री ऑफ सब्सिडाइज होटल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी, सो उनको एजुकेशन फैसिलिटी मे नॉट बी अवेलेबल, मतलब सो वो एजुकेशन ले रहे कि जो उनकी लोकेलिटीज़ में नहीं होती थी। अब गवर्नमेंट ने उन्हें क्या सब्सिडाइज मतलब सस्ते हॉस्टल्स दे दिए हैं जिसमें उन्हें खाना भी मिल रहा है, पीना भी मिल रहा है, रहना भी मिल रहा है, किसके लिए, दलित और आदिवासी के लिए। और ये कहाँ मतलब उनका क्या मेन होता है कि ये स्कीम्स कहाँ वो रखते हैं, मोस्टली जहाँ पे हाई दलित पॉपुलेशन होती है और इससे उनको फ्री में एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग सर्टेन फैसिलिटीज़, अब गवर्नमेंट ने ऑपरेट करें ऐसे लॉ कि उन्हें एट द एंड उन्हें इनइक्वालिटी ना फील हो, ठीक है। वन सच लॉ और पॉलिसी रिजर्वेशन पॉलिसी, जैसे आप सबको पता है कि आज के टाइम पे एसटी और एससी के लिए बहुत सारी सीट्स रिजर्व्ड होती हैं ऐसा गवर्नमेंट जॉब में, क्यों होती हैं, ताकि दलित और आदिवासी को डिस्क्रिमिनेट या मार्जिनलाइज ना फील हो, ठीक है। बोथ सिग्निफिकेंट एंड हाईली कंटेंटियस। अब ये जो लॉज होते हैं ये क्या करते हैं, रिजर्व सीट इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर दलित एंड आदिवासी, स्पेशली इन दो कम्युनिटी के लिए स्पेशली रिजर्व करते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दैट इन अ सोसाइटी लाइक आर्ट्स, अब आर्ग्यूमेंट भी होता है कि हमारे लिए क्यों नहीं होता, हम देखो मेजॉरिटी हैं या हमारे पास मोर पावरफुल है मार्जिनाइज लोग से, इसलिए हमें थोड़ा कम प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में और स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं ये सीट्स, ठीक है। अब कहाँ थे हम,
to learn and work in order to develop new skills or vocations, a democratic government need to step in assess these sections. अगर आप सोचो कि आप मेजॉरिटी में हो और आपके पास सारे पावरफुल भी हो, तो आपके पास ऑफ कोर्स ही बात है आप पढ़ोगे। अब डेमोक्रेटिक कंट्री को डेवलप बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दी है ताकि ये लर्न करें और वर्क करें, ताकि हमारी कंट्री डेवलप कंट्री बन जाए और हमारी कंट्री में सारे स्किल्स भी आ जाएं। ठीक है। हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क? अब क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके पास किसकी लिस्ट होती है, जैसे सेंसस होता है ना, तो सेंसस में इनकी लिस्ट हो जाती है शेड्यूल्ड कास्ट और दलित और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और द मोस्ट बैकवर्ड एंड द मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी लिस्ट होती है, गवर्नमेंट के पास तो होती है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है लिस्ट। ठीक है। अब इसके बाद क्या कहते हैं, स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है, उन्हें अपनी पोस्ट गवर्नमेंट में जैसे वो गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उन्हें क्या एक फर्निश प्रूफ बनाना पड़ता है अपने कास्ट या फिर ट्राइबल स्टेटस का। अगर जो फॉर्म ऑफ कास्ट और ट्राइबल स्टेटस का होता है ना, और अगर वो ST SC के हैं तो तो if a particular Dalit or certain caste is on the government list, then the candidate, तो उन्हें क्या मिलता है, कैंडिडेट ऑफ द कास्ट कैन अवेल फ्री बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन, उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इस रिजर्वेशन के। अब फ्रॉम एडमिशन टू द कॉलेजेस, कॉलेज में उन्हें एडमिशन भी मिलता है, स्पेशली इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन और स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस जैसे IIT GA नीट, बहुत इनके लिए उनको रिजर्व करा जाता है। और गवर्नमेंट डिफाइन कट ऑफ मार्क्स, मतलब इनके लिए मतलब फ्री मतलब उनके लिए रिजर्व होती हैं कि हाँ ये दलित्स या आदिवासी को मिलेंगी। ठीक है। दिस मीन्स दैट नॉट ऑल दलित एंड ट्राइबल कैंडिडेट कैन बी क्वालिफाई फॉर एडमिशन बट ओनली दोज कि जो रिस्पॉन्सिबल हो, वेल हो और सिक्योर्ड मार्क्स अबव द कट ऑफ पॉइंट। ठीक है। मतलब हर एक उसको नहीं मिलेगा, जो अच्छा होगा पढ़ने में और मार्क्स अबव करा होगा कट ऑफ पॉइंट से, सिर्फ उसे मिलेगा। अब गवर्नमेंट क्या करते हैं, ऑफर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर दी स्टूडेंट्स। अब अपनी 9th की पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक्स में पढ़ोगे मोर अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। अब बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक द वीडियो। Please share, subscribe and share it with your friends. Thank you.